जय हिंद, मैं ललित चौहान, वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रवार को भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल की यात्रा पर जाने के लिए मना किया था, जिसका जिसका अंदेशा था वही हुआ। ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया। करीब 300 हवाई हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से 100 हमले किए गए, कामिकाजी सहायक ड्रोन से 185 हमले किए गए, अन्य हमले फाइटर जेट से किए गए। ईरान ने खास तौर पर इजरायल के एयरबेस को अपना हमले का केंद्र बनाया। नेवेतीन एयरबेस और रेमान एयरबेस पर हमला किया गया। इजरायल ने इन एयरबेस से सीरिया में स्थित दमिश्क राजधानी में ईरानी दूतावास में हमला किया था, जिसमें जनरल सहित 8 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान को इसका अंदाजा था कि यह इजरायल ने कराया है। ईरान ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें भारत ने कहा है कि दोनों देश संयम बरतें तथा एक साथ बैठकर कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाएं। जिस दिन भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी, उसी दिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में स्थित पुर्तगाली जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। यह जहाज इजराइल का था। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडो सैनिकों ने हेलीकॉप्टर के द्वारा इस जहाज पर उतरकर जहाज को कब्जे में ले लिया तथा इस जहाज को ईरानी तट पर ले गए। इस पर भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की तथा दोनों देशों से कहा कि संयम बरतें और किसी भी विवाद को आगे न बढ़ाएं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव फैले। ईरान द्वारा इजराइल में 300 से ज़्यादा अधिक हमले किए गए। इजराइल की सेना इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि 99% हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के मुख्य केंद्रों को निशाना बनाया है, जैसे एयरबेस, सेना मुख्यालय, कमांड सेंटर आदि। इजराइल के द्वारा यह कहा गया कि इस हमले में किसी भी जन की हानि नहीं हुई है। ईरान द्वारा इस हमले का बचाव यह कहकर किया गया है कि आत्मरक्षा में यह हमला किया था। लेकिन इजराइल का यह इतिहास है, जिसने भी उस देश के ऊपर हमला किया, उसने उस देश पर पलटवार जरूर किया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ओलंपिक में मारे गए इजरायली सैनिकों का बदला बहुत ही सालों बाद लिया था। चुन-चुनकर उन आतंकियों को मारा गया था। भले ही आतंकी कहीं भी देश में छिपे हों, मोसाद के कमांडो ने ढूंढ-ढूंढ कर मारा था। इस इतिहास को जानते हुए ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल कभी भी खाली हाथ नहीं बैठता है। वह ईरान को करारा जवाब देगा। यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा अटैक किया है। अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती आतंकियों के द्वारा इजराइल पर हमला कराता रहा है। इस हमले के बाद इजराइल के हाथ खुल गए हैं। वह अब इजराइल पर सीधे हमला करेगा। इसके साथ-साथ उनके एयरबेस, एटमी संयंत्र हैं, जिनमें वह परमाणु कार्यक्रम तैयार कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, उस पर आक्रमण करेगा। इसके पीछे इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। इजराइल यह कहकर हमला करेगा कि यह इजराइल की अस्तित्व की लड़ाई है, इजराइल का वजूद है, क्योंकि इस हमले में ईरान के साथ सीरिया, यमन और लेबनान के हिजबुल्लाह शामिल हैं। इजराइल इन सभी को एक साथ सीधे हमला करेगा। इजराइल समय-समय पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करता रहा है, लेकिन इस बार इजराइल को यह मौका खुलकर मिल गया है। वह अब ईरान के हर यूरेनियम कार्यक्रम पर हमला करेगा। फारस की खाड़ी में स्थित बुशहर से 7 मीटर दूर बुशहर यूरानी संयंत्र, जिस पर इजराइल की काफ़ी दिन से नज़र है, यह संयंत्र इजराइल द्वारा टारगेट किया जाएगा। इजराइल ईरान के हर एटमी कार्यक्रम को नष्ट करेगा, जिससे मध्य पूर्व एशिया में शक्ति का संतुलन बना रहे। मध्य पूर्व एशिया में इजराइल और ईरान के तनाव बढ़ने से भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत दोनों देशों का दोस्त है। भारत दोनों देशों का दोस्त है। दोनों देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं। मध्य पूर्व एशिया में भारत के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई बुनियादी ढांचों में भारत का पैसा लगा हुआ है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह, जो भारत का एक अहम और फ्लैगशिप योजना है। चाबहार बंदरगाह से सीधे रूस को व्यापार किया जाएगा। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। चाबहार बंदरगाह उत्तर-दक्षिण आर्थिक गलियारा का एक मुख्य भाग है। ओमान से लेकर रूस तक यह गलियारा चाबहार बंदरगाह से होते हुए जाता है। मध्य पूर्व एशिया में ईरान-इजरायल के तनाव बढ़ने से तेल के मूल्य में वृद्धि होगी। तेल के मूल्य में वृद्धि होने से भारत में महंगाई बढ़ेगी, जिससे भारत सरकार काफ़ी चिंतित होगी। भारत को कूटनीति के स्तर पर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों अलग-अलग विचारधारा के देश हैं। इजराइल यहूदी देश है, ईरान इस्लामिक देश है तथा ईरान
इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीन को बाहर निकाले जाने से तथा हमास पर आक्रमण किए जाने से काफ़ी नाराज़ है। 1 अप्रैल को हुए हमले के बाद ईरान ने इज़राइल पर यह हमला कर अपनी दृढ़ संकल्प को दर्शा दिया है। ईरान ने कहा है कि यह हमला हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। अगर इज़राइल पलटवार करता है तो हम दुगनी शक्ति से दोबारा हमला करेंगे। अब हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की। रूस यूक्रेन रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल होने के बाद उसकी आँच अब मध्य पूर्व एशिया में पहुँच गई है। पहले यह इज़राइल और हमास के बीच में होते हुए अब ईरान और इज़राइल के बीच में पहुँच गई है। इसके माध्यम से मध्य पूर्व एशिया काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। मध्य पूर्व एशिया के देश 2 गुटों में बँट गए हैं। एक दूसरे देश के प्रति काफ़ी नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। भारत की यह कूटनीतिक परीक्षा होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 में कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। तेल के बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अन्य देश भी इससे प्रभावित होंगे। यूएसए, चीन, ब्रिटेन एंड विकसित अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी प्रभावित होने से उनकी अर्थव्यवस्थाएं नीचे जाएंगी। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था नीचे जाने का मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था भी नीचे जाएगी। कोरोना के बाद रूस यूक्रेन की युद्ध होने से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी तनावपूर्ण चल रही हैं। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था उचित गति से चल रही है। भारत के लिए यह संकट की घड़ी है, क्योंकि उसके पूर्व भाग में म्यांमार में स्थित भी विद्रोहियों ने म्यांमार में काफ़ी तनाव की स्थिति बना रखी है। अभी 3-4 दिन पहले ही म्यांमार के पूर्वी भाग में एक कस्बे पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। वहाँ से नागरिक निकल कर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य में आ रहे हैं, जिससे वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होने की स्थिति हो सकती है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र मतलब मध्य पूर्व एशिया में अगर तनाव की स्थिति रहती है, तो भारत के लिए दोनों तरफ से कूटनीति रास्ते निकालने बहुत ही मुश्किल हो जाएँगे। भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि मध्य पूर्व एशिया में शांति, सुरक्षा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना प्रसारित हो। मध्य पूर्व एशिया के देश सभी देशों के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करें। आपको क्या लगता है, यह विश्व युद्ध 3 के शुरू होने की शुरुआत है? क्या रूस ईरान का साथ देगा? क्या चीन ईरान का साथ देगा? इज़राइल का साथ यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस साथ देंगे? मेरा अनुमान है, ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करने के लिए यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल मिलकर यह हमला ज़रूर करेंगे। मध्य पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम को बर्बाद किया जाएगा। ईरान और इज़राइल के युद्ध का मुख्य कारण फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन में स्थित हमास आतंकी संगठन है, जिसका समर्थन ईरान करता है। फ़िलिस्तीन से लगता देश लेबनान है, जिसके एक भाग पर हिज़्बुल्लाह स्थित है। हिज़्बुल्लाह को हथियार और पैसा ईरान देता है। ईरान में हूती आतंकी संगठन है, जिसको ईरान समर्थन देता है। इज़राइल बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि ईरान पर सीधा हमला कैसे करें। उसको ईरान ने इज़राइल पर सीधे आक्रमण करके इज़राइल को रास्ता दे दिया। आपको क्या लगता है, यह तृतीय विश्व युद्ध में बदलेगा या यहीं पे खत्म होगा? भारत की ये इसमें क्या भूमिका होगी? भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण और प्रगाढ़ संबंध हैं। यूएसए, रूस, चीन का रुख क्या होता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। इज़राइल ने कहा है कि वह पलटवार करेगा और इज़राइल कहता है तो करता ज़रूर है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।